हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुलियानी क्लासेस। आज हम फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन के टॉपिक सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का पार्ट 10 पढ़ने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने इस टॉपिक सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के हमारे प्रीवियस लेक्चर्स पार्ट 1 टू पार्ट 9 जरूर देखे होंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जहाँ से आप इन वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए, ताकि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। लेट्स स्टार्ट। आज हम डिस्कस करेंगे सेबी गाइडलाइंस फॉर बुक बिल्डिंग। देखिए, बुक बिल्डिंग है क्या, इसको हम पहले डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मीनिंग ऑफ बुक बिल्डिंग। वास्तव में बुक बिल्डिंग है क्या? देखिए, जो जनरली कंपनी शेयर इशू करती है पब्लिक को, तो उसकी शेयर की प्राइस पहले से तय होती है। लेकिन बुक बिल्डिंग में जो है, कंपनी अपने शेयर की प्राइस पहले से तय नहीं करती, बल्कि इसके लिए क्या करती है, वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर से बिड मंगवाती है। और इसके लिए कंपनी क्या करती है, अपने एक शेयर का प्राइस बैंड तय करती है। अब प्राइस बैंड क्या होता है, जो एक दायरा तय कर देती है। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है ABC लिमिटेड, और वो अपने शेयर इशू कर रही है, तो अपने शेयर का क्या करती है, एक प्राइस बैंड तय कर देती है। जैसे 430 टू 440, यानी कि जो मिनिमम प्राइस है वो 430 है और जो मैक्सिमम प्राइस है वो 440 है। तो इस 430 440 को प्राइस बैंड कहेंगे, और जो लोअर प्राइस है 430, इसे फ्लोर प्राइस कहेंगे। तो जितने भी बिडर हैं, खासकर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बिडर या नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स, वो इसके लिए बिड लगाएंगे, और जो बिड लगाएंगे वो इसकी प्राइस रेंज में ही लगाएंगे। यानी कि उनको कम से कम 430 के लिए बिड तो लगानी होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा 440 के लिए बिड लगा सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि शेयर की प्राइस कौन सी तय होगी, 430 तय होगी या 440 तय होगी? नहीं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बिड आएंगी उसके आसपास ही कंपनी जो है शेयर का प्राइस तय करेगी। मान लीजिए ज़्यादातर जो बिड है वो 435 और 436 के आसपास आती है, तो मैक्सिमम मोर देन 50% बिड्स किस पर्टिकुलर रेट पर आई हैं, तो वहाँ पर जो है कंपनी अपने शेयर का प्राइस तय करेगी। एज पर जो सेबी गाइडलाइंस है रिगार्डिंग बुक बिल्डिंग, उसके अंदर क्या है कि जो भी कंपनी जिसका प्रॉफिट ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है, जबकि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो भी कंपनी अपना शेयर इशू लाती है उसके लिए सेबी गाइडलाइंस है, हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़े हैं कि उसको प्रॉफिट ट्रैक रिकॉर्ड पूरा करना पड़ता है, तभी वो अपना शेयर इशू कर सकती है, IPO ला सकती है। तो ऐसी कोई भी कंपनी जिसका प्रॉफिट ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, तो वो अपना IPO लाना चाहती है, तो उसे बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू ही ला सकती है, और उसे अपने IPO का जो 60% कम से कम क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए रखना पड़ेगा। अभी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कौन होते हैं? जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, बैंक्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, इन्हें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कहते हैं। और उनके लिए है कम से कम 60% जो शेयर है वो इशू करने होंगे, उनके लिए रखने होंगे। और इसी तरीके से सेबी ने गाइडलाइंस इशू की है, ऐसी कोई भी कंपनी जो अपना IPO ला रही है और IPO का जो साइज़ है वो 100 करोड़ से ज़्यादा है, यानी कि वो अपना 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा का IPO ला रही है, उसके लिए भी जो है बुक बिल्डिंग प्रोसेस जो है मैंडेटरी है, यानी कि उसको भी बुक बिल्डिंग प्रोसेस को अपनाना होगा। अब ये जो बुक बिल्डिंग प्रोसेस अपनाई जाती है, इसके भी दो पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट में तो है कि कंपनी जो है क्योंकि एज पर जो सेबी गाइडलाइंस है, कंपनी को अपने टोटल इशू का कम से कम 25% रिटेल इन्वेस्टर के लिए रखना होता ज़रूरी होता है। यानी कि कम से कम अपने इशू का 25% तो रिटेल इन्वेस्टर को इशू करना होगा। बाकी जो 75% है वो चाहे तो उसे प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू इशू कर सकती है। तो इसमें दो प्रोसेस आ जाती हैं कि एक तो कंपनी जो है वो केवल जो प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए जो इशू कर रही है, यानी कि 75% और लेस देन, उसके लिए बुक बिल्डिंग प्रोसेस को अपनाती है। जो रिटेल इन्वेस्टर को इशू कर रही है नेट ऑफर टू द पब्लिक, उसके लिए बुक बिल्डिंग प्रोसेस को नहीं अपनाती। तो पहला केस हम डिस्कस करते हैं, जहां कंपनी जो है 75% बुक बिल्डिंग प्रोसेस को अपना रही है, यानी कि जो प्राइवेट प्लेसमेंट पोर्शन के तहत शेयर इशू किए जा रहे हैं उसके लिए बुक बिल्डिंग प्रोसेस को अपना रही है। तो उसके लिए सेबी की क्या क्या गाइडलाइंस है, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले, अवेलेबल टू ऑल बॉडी कॉर्पोरेट। किसके लिए बुक बिल्डिंग प्रोसेस अवेलेबल है? देखिए, बुक बिल्डिंग प्रोसेस जो है उन सभी कॉर्पोरेट बॉडी के लिए अवेलेबल है जो कि पब्लिक को शेयर इशू करने के लिए एलिजिबल है। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में भी डिस्कस किए हैं कि कंपनी जो शेयर इशू करना चाहती है पब्लिक को, उसको क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करना होता है एज पर सेबी गाइडलाइंस। तो जो भी कंपनी उन क्राइटेरिया को पूरा करती है, उन एलिजिबिलिटी नॉर्म्स को पूरा करती है, वो चाहे तो बुक बिल्डिंग प्रोसेस को अपना सकती है। सेकंड आता है
अवेलेबल एज एन अल्टरनेट। देखिए जो बुक बिल्डिंग है वो कंपनी के लिए एज ए अल्टरनेट अवेलेबल है। एज ए अल्टरनेट का क्या मतलब है कि मान लीजिए कंपनी जो है अपने इशू का जितना हिस्सा फर्म अलॉटमेंट के लिए रिजर्व रख सकती थी। फर्म अलॉटमेंट क्या होता है, इसके लिए कैसे रिजर्वेशन होती है, ये भी हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में पढ़ा है। अगर आपने नहीं देखा है तो उनको वीडियो लेक्चर्स को जो देख लीजिएगा। तो कंपनी जो है अपने फर्म अलॉटमेंट के लिए जितना रिजर्व रख सकती है उस हिस्से के लिए कंपनी चाहे तो एज ए बुक बिल्डिंग प्रोसेस अपना सकती है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि कंपनी के पास एक ऑप्शन है, चाहे तो वह इन शेयर्स को जो है वो बुक फर्म अलॉटमेंट के लिए रिजर्व रख ले या फिर इसको जो है बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू इशू कर दे। तो ये कंपनी के लिए क्या है, अवेलेबल एज एन अल्टरनेट, एक विकल्प के तौर पर उपलब्ध है। थर्ड डिस्कस करते हैं, दैट इज अ प्लेसमेंट पोर्शन कैटेगरी। देखिए जैसा हमने डिस्कस किया कि कम से कम 25% जो शेयर्स हैं वो पब्लिक के लिए रखने ज़रूरी हैं, बाकी जो है वो प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू इशू किए जा सकते हैं कंपनी के द्वारा। तो कंपनी को जो बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू जब शेयर इशू करती है तो प्रोस्पेक्टस में शो करना पड़ेगा कि कितने शेयर जो है प्राइवेट प्लेसमेंट कैटेगरी के अंदर रखे गए हैं, यानी कि प्राइवेट प्लेसमेंट कैटेगरी में इशू किए जाएंगे अदर देन पब्लिक को। तो इसको मेंशन करना प्रोस्पेक्टस में जरूरी है ताकि एक आम पर्सन देख सकता है कि कितने शेयर्स जो हैं वो प्राइवेट प्लेसमेंट कैटेगरी के लिए रिजर्व रखे गए हैं या उनको इशू किए जा रहे हैं। फोर्थ आता है, दैट इज़ द नेट ऑफर टू द पब्लिक। अब जब एक बार ये तय हो जाए कि कितने शेयर्स कंपनी ने जो है प्लेसमेंट पोर्शन कैटेगरी के रखे हैं, तो जो बाकी शेयर्स हैं वो कंपनी जो है नेट ऑफर टू द पब्लिक के अंडर में पब्लिक को इशू कर सकती है। लेकिन जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया है, ये नेट ऑफर टू द पब्लिक यानी कि टोटल इशू का कम से कम 25% पब्लिक के लिए इशू करना हर हाल में जरूरी है। इतना तो कंपनी को इशू करना ही होगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, दैट इज द अंडर राइटिंग। अब क्या है, अंडर राइटिंग जरूरी है? यस। इन केस अगर मान लीजिए कंपनी जो है जितना टोटल इशू साइज का जो पोर्शन पब्लिक के ऑफर के लिए रखेगी, यानी कि नेट ऑफर टू द पब्लिक के लिए रखेगी, नेट ऑफर टू द पब्लिक, उसके लिए अंडर राइटिंग मैंडेटरी है एज पर द सेबी गाइडलाइंस। नेक्स्ट 6 डिस्कस करते हैं। 6 पॉइंट आता है ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस। जो भी कंपनी देखिए शेयर इशू करना चाहती है बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू, उसे अपना एक ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस जो है सेबी के पास फाइल करना पड़ता है। अब ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस में होता क्या है, ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस में होता है कि जो शेयर इशू किए जाने वाले उनसे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होती है अदर देन शेयर प्राइस। सारी इन्फॉर्मेशन होंगी कि कौन प्रमोटर्स हैं, वो किस पर्पज़ के लिए शेयर इशू कर रहे हैं, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, पिछली बैलेंस शीट्स क्या है, एटसेट्रा। लेकिन उस प्रोस्पेक्टस में जो है कहीं पे भी शेयर की प्राइस नहीं मेंशन होगी। क्यों नहीं मेंशन होगी? क्योंकि शेयर की प्राइस तो मेंशन हो नहीं सकती, वो तो बाद में तय होगी जब हम बिड्स मंगवाएंगे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर से, और जब बिड्स लग जाएंगी फिर फाइनल प्राइस जो है वो तय होगी। नेक्स्ट 7th पॉइंट आता है, दैट इज़ अ बुक रनर। पहला क्वेश्चन आता है कि बुक रनर होता कौन है। देखिए अगर कंपनी जो शेयर इशू करने जा रही है उसके एक से ज़्यादा जो है मर्चेंट बैंकर्स हैं, मान लीजिए एक से ज़्यादा मर्चेंट बैंकर हैं, तो कंपनी जो लीड मर्चेंट बैंकर है उसको एज ए बुक रनर नॉमिनेट कर सकती है। यानी कि बुक रनर ही है, वही इस इशू को संभालेगा और वही इसके सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा। और उस बुक रनर को जो है प्रोस्पेक्टस जो है वो फाइल करना पड़ता है किसके पास, सेबी के पास। और एज वेल एज उस प्रोस्पेक्टस के अंदर बुक रनर का नाम क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि हमारे इशू का बुक रनर कौन है। नंबर 8 डिस्कस करते हैं, दैट इज द सर्कुलेशन ऑफ ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस। देखिए जो ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस है, बुक रनर ने जैसा हमने पहले डिस्कस किया, उसे जो ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस है पहले सेबी के पास फाइल करना पड़ता है। और जब वो सेबी के पास फाइल कर लेता है तो वह चाहे तो इस ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस को इंस्टीट्यूशनल बायर्स को जो कि फर्म अलॉटमेंट के लिए एलिजिबल हैं और जो भी इंटरमीडिएट्स हैं, इनकी मध्यस्थ हैं जो कि अंडर राइटर के लिए एलिजिबल हैं, उनको उनके शेयर सब्सक्राइब करने के लिए, उनकी सिक्योरिटीज़ सब्सक्राइब करने के लिए जो है कंपनी या जो बुक रनर है वो सर्कुलेट कर सकता है ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस उन अंडर राइटर्स को और जो भी हमारे प्रोस्पेक्टिव ये कह सकते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं। यानी कि जो फ्यूचर में हमारी कंपनी में इंटरेस्ट रख रहे हैं, हमारे शेयर में इंटरेस्ट रख रहे हैं, हमारे कंपनी के शेयर्स के लिए अंडर राइटर बनना चाहते हैं, या हमारे शेयर में जो इंस्टीट्यूशनल बायर्स खरीदना चाहते हैं, उनको जो है जो बुक रनर है वो ड्राफ्ट ऑफ प्रोस्पेक्टस सर्कुलेट कर सकता है। पॉइंट नंबर 9 आता है, दैट इज़ अ मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड बाय द बुक रनर। देखिए जब भी बुक बिल्डिंग प्रोसेस होगी तो बुक रनर को जो है बुक बिल्डिंग प्रोसेस से रिलेटेड बहुत सारे रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ते हैं।
जब बुक रनर जो है इंस्टीट्यूशनल बायर्स और अंडर राइटर से सिक्योरिटी के सब्सक्रिप्शन के लिए ऑर्डर रिसीव करने लग जाता है तो उसको इनके रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ते हैं, और रिकॉर्ड में क्या क्या मेंटेन करना पड़ता है उसको बताना पड़ता है कि पब्लिक पोर्शन के अंडर में किस पर्सन ने, यानी कि जो सब्सक्राइबर है उसका क्या नेम है, किसने सब्सक्राइब किया है, कितने शेयर्स के लिए सब्सक्राइब किया है और किस प्राइस पर उसने बिड लगाई है, सब्सक्राइब किया है, इनकी अप्लाई किया है, वो सारा रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है बुक रनर के लिए। नंबर 10 आता है, दैट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड बाय अंडर राइटर। जैसे कि बुक रनर को रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ते हैं, ऐसे अंडर राइटर को भी जो रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ते हैं। अंडर राइटर को भी जो भी प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू जो भी आता है, प्लेसमेंट पोर्शन के तहत जितने भी ऑर्डर उसको रिसीव होते हैं, उन सारे ऑर्डर्स का, उन सारों का जो है उसको अपना एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है फ्यूचर्स के लिए, जिसको सेबी कभी भी चेक कर सकती है। नंबर 11 आता है, दैट इज इन्फॉर्म टू द बुक रनर बाय द अंडर राइटर। देखिए, जैसे अंडर राइटर के पास जितने भी ऑर्डर आते हैं वो सारे ऑर्डर्स को क्या करता है, उनका टोटल करता है, उनका एग्रीगेट करता है, और बुक रनर को उसको बताना होगा कि उसने कितने अमाउंट के ऑर्डर रिसीव कर लिए हैं। और जितने भी इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं वो भी जो अपने ऑर्डर हैं वो फॉरवर्ड करेंगे, किसको फॉरवर्ड करेंगे, वो भी फॉरवर्ड करेंगे बुक रनर को। नेक्स्ट पॉइंट्स आता है, दैट इज डिटरमाइन द प्राइस। अब बात करते हैं कि प्राइस कैसे तय होगी। देखिए, बुक रनर के पास इन्फॉर्मेशन आ गई, जो बुक रनर के पास इंस्टीट्यूशनल बायर्स के ऑर्डर आ रहे हैं वो डायरेक्ट बुक रनर के पास आ रहे हैं। जो ऑर्डर अंडर राइटर के पास आए हैं वो इसकी इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड कर देता है, किसको फॉरवर्ड कर देता है, बुक रनर को फॉरवर्ड कर देता है। तो जब बुक रनर के पास सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो जाती है तो बुक रनर क्या करता है, जो इशू करने वाली कंपनी है उसके साथ बैठकर शेयर की प्राइस तय करता है। अब बात आती है शेयर की प्राइस कहाँ तय होगी। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि ज़्यादा से ज़्यादा बिड जिस प्राइस बैंड के जिस शेयर प्राइस पर, जैसा कि हमारा एग्जांपल था 430 टू 440, तो 430 टू 440 के बीच जिस प्राइस पर ज़्यादा से ज़्यादा बिड आई है वो प्राइस जो है कंपनी तय करेगी और इसी प्राइस पर जो है शेयर इशू किए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, यूनिफॉर्म प्राइस फॉर द प्लेसमेंट पोर्शन एंड ऑफर टू द पब्लिक। यहाँ बात बहुत ज़रूरी है, इस बात का ध्यान रखना कि प्राइवेट प्लेसमेंट पोर्शन की जो शेयर प्राइस तय की जाती है और नेट ऑफर टू द पब्लिक में जो शेयर की प्राइस तय कर दी जाती है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, यानी कि एक जैसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्राइवेट प्लेसमेंट पोर्शन के तहत तो शेयर किसी अलग प्राइस पे इशू कर दिए जाए और पब्लिक को जो शेयर है वो किसी अलग प्राइस पे इशू कर दिए जाए। इनकी जो प्राइस है वो डिफर नहीं हो सकती, दोनों के लिए सेम प्राइस होना जरूरी है एज पर सेबी गाइडलाइंस। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, अंडर राइटिंग एग्रीमेंट। देखिए, जब एक बार शेयर की प्राइस तय हो जाती है तो अंडर राइटर को जो है इशू करने वाली कंपनी के साथ एग्रीमेंट करना होगा और एग्रीमेंट में बताना होगा कि वो कितनी सिक्योरिटीज़, यानी कि कितने शेयर्स बाय करना चाहता है और किस प्राइस पे बाय करना चाहता है, उसका जो है उसको कंपनी के साथ एग्रीमेंट करना होगा, जो कि कहलाएगा अंडर राइटिंग एग्रीमेंट। नंबर 15 आता है, दैट इज द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। देखिए, जब शेयर की इशू प्राइस तय हो जाती है तो प्राइस तय होने के 2 दिन के अंदर रजिस्ट्रार के पास जो है फाइनल प्रोस्पेक्टस फाइल करना होगा, जो कि रजिस्ट्रार को बताया जाएगा कि ये हमारा फाइनल प्रोस्पेक्टस है। नंबर 16 आता है, दैट इज द 2 सेपरेट अकाउंट्स। देखिए, कंपनी को जो है ना 2 सेपरेट अकाउंट्स खोलने पड़ेंगे, बैंक अकाउंट्स। वो किस लिए, एक तो हो जाएगा जो कि प्राइवेट प्लेसमेंट पोर्शन है उसके थ्रू जो एप्लीकेशन रिसीव की जा रही है उसकी मनी को रिसीव करने के लिए, और एक नेट ऑफर टू द जो पब्लिक है उसकी जो एप्लीकेशन मनी है उसको रिसीव करने के लिए। यानी कि जो प्राइवेट प्लेसमेंट पोर्शन कैटेगरी में जो शेयर इशू किए गए उनकी एप्लीकेशन मनी के लिए अलग अकाउंट रखा जाएगा, और जो पब्लिक को शेयर इशू किए गए उनसे जो एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी उसके लिए अलग अकाउंट रखा जाएगा। इन दोनों के लिए कभी भी एक अकाउंट नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, दैट इज द कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स एंड मनी। देखिए, जो एप्लीकेशन फॉर्म्स और मनी है, जब बुक रनर जो है पब्लिक को शेयर इशू करने के लिए, जब भी शेयर इशू करने जाते हैं पब्लिक को, तो बुक रनर को चाहिए कि शेयर इशू पब्लिक को करने से कम 1 दिन पहले जितने भी इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं और अंडर राइटर्स हैं उन्होंने जितनी सिक्योरिटीज़ के लिए अप्लाई किया है उसके फॉर्म्स और उनकी एप्लीकेशन मनी दोनों ही उनसे रिसीव कर ले, यानी कि जो भी जितने भी सिक्योरिटीज़ के लिए वो एग्री हैं शेयर्स को बाय करने के लिए, ताकि जो बुक रनर है उसको पता रहे कि कितनी सिक्योरिटीज़ हैं उसके लिए ऑर्डर रिसीव हो चुके हैं, और जो बाकी सिक्योरिटीज़ हैं वो इशू कर दे, किसको इशू कर दे, पब्लिक को इशू कर दे। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, दैट इज अलॉटमेंट फॉर द प्राइवेट प्लेसमेंट पोर्शन।
जो भी प्राइवेट प्लेसमेंट पोर्शन के तहत जो भी इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं या अंडर राइटर्स हैं जो भी अप्लाई करते हैं, जैसा कि हमने 70 पॉइंट में डिस्कस किया, अब उनको क्या किया जाएगा, अलॉटमेंट किया जाएगा। और कब अलॉटमेंट किया जाएगा, ये इशू क्लोज होने के दूसरे दिन जो है अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं दोस्तों। पॉइंट नंबर 19 आता है, दैट इज एडवांस पेमेंट। देखिए, अगर बुक रनर ने जो है नेट ऑफर टू द पब्लिक के लिए कोई अंडर राइटर अपॉइंट किया है, तो अंडर राइटर को जो है उसके द्वारा जो भी सब्सक्रिप्शन के लिए जो भी शेयर्स किए हैं, यानी कि जितने सिक्योरिटीज़ के लिए उसने अप्लाई किया है, उनकी जो है एडवांस पेमेंट उसको करनी होगी बुक रनर को। इसी तरीके से जो भी प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू जो शेयर इशू किए गए हैं, उस इशू की भी मनी जो है इशू क्लोज होने के 11वें दिन यानी कि 11th डेज तक जो है वो बुक रनर को रिसीव कर लेनी है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं दोस्तों, दैट इज द अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ नेट पब्लिक ऑफर। मान लीजिए किसी केस में, जैसा कि हमने बताया कि कम से कम जो है 25% जो है इशू पब्लिक के लिए रखना जरूरी है, और मान लीजिए जब पब्लिक को शेयर इशू किए जाएँ और उसका अंडर सब्सक्रिप्शन हो जाए कि पूरी तरह से वो शेयर सब्सक्राइब ना हो और वो पोर्शन कम रह जाए, कम सब्सक्राइब रह जाए, उस केस में क्या होगा। तो जितना पोर्शन कम सब्सक्राइब हुआ है, कंपनी चाहे तो उसको प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू फिल कर सकती है, पूरा कर सकती है, भर सकती है। लेकिन यहाँ पर ये बात ध्यान रखना जरूरी है कि जो प्रेफरेंस दी जाएगी, जो प्रायोरिटी दी जाएगी, वो रिटेल इन्वेस्टर को दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं दोस्तों, दैट इज द मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स बाय ऑल द पार्टी। देखिए, जितने भी बुक रनर प्रोसेस से रिलेटेड इंटरमीडिएट्स हैं, उन सबको जो है बुक बिल्डिंग प्रोसेस से जो भी रिकॉर्ड्स हैं, वो सारे रिकॉर्ड्स उनको प्रॉपर मेंटेन करने पड़ेंगे, और वो सारे रिकॉर्ड्स तब तक मेंटेन करने हैं जब तक ये प्रोसेस चलती है। इन रिकॉर्ड्स को कभी भी जो है सेबी चेक कर सकती है। तो ये दोस्तों हमें डिस्कस किए हैं 21 पॉइंट्स। ये 21 पॉइंट्स हैं जब कंपनी जो है अपने टोटल इशू का 75% जो है वो बुक बिल्डिंग प्रोसेस अपनाती है और 25% जो है पब्लिक को शेयर इशू करती है। अब हम पार्ट बी पढ़ते हैं इसका, दैट इज ऑफर टू द पब्लिक थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस। जब कंपनी जो पब्लिक को जो शेयर इशू करने जा रही है उसका भी लिए भी जो है बुक बिल्डिंग प्रोसेस अपनाती है, तो क्या होगा। देखिए, इसके लिए भी दो पार्ट है। पार्ट नंबर 1, एक तो कंपनी के पास ऑप्शन है 100% ऑफ द नेट ऑफर टू द पब्लिक, यानी कि कंपनी जो पब्लिक को जितने शेयर इशू कर रही है वो सारे के सारे के लिए जो है बुक बिल्डिंग प्रोसेस को अपनाए, यानी कि सारा जो भी पब्लिक को शेयर इशू किए जा रहे हैं उसके लिए बुक बिल्डिंग के थ्रू प्राइस तय हो। दूसरा जो ऑप्शन आता है वो आता है 75% ऑफ द नेट ऑफर टू द पब्लिक, यानी कि कंपनी जो है जो पब्लिक को शेयर इशू कर रही है उसका 75% के लिए तो बुक बिल्डिंग प्रोसेस को अपनाएगी और 25% जो है नॉर्मल प्राइस के थ्रू तय होगा। तो ये दो ऑप्शन है जिसके लिए जो कंपनी है इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकती है। तो अब सोचते हैं कि जब ऐसा होता है कंपनी के पास ये दो ऑप्शन है कि 100% ऑफ द नेट ऑफर टू द पब्लिक या 75% ऑफ नेट ऑफर टू द पब्लिक, तो इसमें अलॉटमेंट का कैसे होगा, कि किस तरीके से एलोकेशंस ऑफ शेयर्स होंगे, वो क्या प्रोसेस होगी, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करते हैं दोस्तों। अब हम डिस्कस करेंगे एलोकेशन और अलॉटमेंट प्रोसीजर इन केस ऑफ ऑफर टू द पब्लिक थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस। जब कंपनी जो है पब्लिक को जो शेयर इशू करती है और वो बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू इशू करती है, इनकी नेट ऑफर टू द पब्लिक जो ला रही है वो बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू ला रही है, उसमें एलोकेशन कैसे किया जाएगा, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम पहले ऑप्शन के अल्टरनेट पे देख रहे हैं। जब कंपनी जो अपने पब्लिक को इशू कर रही है उसके लिए 100% नेट ऑफर टू द पब्लिक के लिए बुक बिल्डिंग प्रोसेस को यूज़ कर रही है, उस केस में क्या होगा। सबसे पहले रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर होते हैं जो आम पब्लिक है, जो एक नॉर्मल पर्सन है, उसके लिए कम से कम जो है 35% जो है इशू का वो रखना जरूरी है, यानी कि जितना टोटल नेट ऑफर टू द पब्लिक है उसका 35% कम से कम जो है वो रिटेल इन्वेस्टर को इशू करना पड़ेगा, एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर को इशू करना पड़ेगा, अगर कंपनी जो है 100% टू द नेट ऑफर टू द पब्लिक के लिए बुक बिल्डिंग प्रोसेस अपनाती है। सेकंड, अब आते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स, यानी कि वो बायर्स जो कि रिटेल इन्वेस्टर तो नहीं है लेकिन नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स, इंस्टीट्यूशनल बायर्स भी नहीं है, जिन्हें HNIs भी कहते हैं, हाई नेट वर्थ इन्वेस्टर्स। ऐसे केस में जो है कंपनी को अपने नेट ऑफर टू द पब्लिक का कम से कम 15% नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कैटेगरी के लिए रखना होगा। तीसरा आता है दैट इज़ द क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर्स, यानी कि जो इंस्टीट्यूशन बायर्स है, कंपनी किसी भी हालत में अपने नेट ऑफर टू द पब्लिक का 50% से ज़्यादा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर्स को इशू नहीं कर सकती, यानी कि हर हाल में जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर्स को शेयर इशू किए जाएंगे वो 50% या उससे कम के लिए इशू किए जाएंगे।
नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज द एलोकेशन अलॉटमेंट प्रोसीजर इन केस ऑफ ऑफर टू द पब्लिक थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस विच इज 75% ऑफ द नेट ऑफर टू द पब्लिक। जब पब्लिक इशू के 100% के लिए बुक बिल्डिंग प्रोसेस नहीं अपनाई जा रही बल्कि 75% के लिए प्रोसेस अपनाई जा रही है, वहाँ शेयर्स का एलोकेशन किस तरीके से होगा, दैट इज वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। देखिए जो भी रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं उन्हें नेट ऑफर का कम से कम 25% हर हाल में रखना होगा, यानी कि कम से कम 25% जो शेयर्स हैं वो रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर को इशू करने होंगे। सेकंड आता है दैट इज नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो कि अदर देन रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, इनके लिए जो है कम से कम इशू का 25% रखना होगा। 100% में जो था 15% था, लेकिन 75% टू द नेट ऑफर टू द पब्लिक केस में नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए कम से कम जो है 15 नहीं बल्कि 25% जो है वो इशू का रखना पड़ेगा रिजर्व, यानी कि 25% जो है टोटल इशू का नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को शेयर इशू करने होंगे। अब डिस्कस करते हैं थर्ड, दैट इज क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर्स। ये भी बिल्कुल सेम नॉर्म्स है जैसा कि 100% में था, यानी कि टोटल इशू का मैक्सिमम 50% या उससे कम जो है शेयर इशू किए जा सकते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर्स को। तो दोस्तों आज हमने डिस्कस किया सेबी गाइडलाइंस फॉर बुक बिल्डिंग प्रोसेस। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ना केवल अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, अगर आपके फ्रेंड्स दूसरे कॉलेज में हैं उनके साथ भी जरूर शेयर करिएगा। आज हमने जो भी टॉपिक डिस्कस किया उससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है उसे कमेंट बॉक्स में डालिएगा। आप अपनी क्वेरी हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी gulianiclasses@gmail.com। आप हमारे फेसबुक पेज गुलियानी क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर आप कॉलेज से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो भी स्टूडेंट से रिलेटेड होती है वहाँ आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो लेक्चर के साथ बहुत जल्दी। थैंक यू।